A very good evening to all of you. Can we start? क्या हम शुरू कर सकते हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई होप पिछले 2 लेक्चर्स आप देख के आए हैं। यूट्यूब पे मैंने अपलोड किए थे, ठीक है। आज का जो लेक्चर है उसका जो पहला टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से अच्छे से मेरी बात को सुनना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है उसको समझाने के लिए जरा मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक चीज समझाता हूं। सपोज कीजिए कि आप अर्थ पे रहते हैं, ये अर्थ है, ठीक है। अगर आप अर्थ पे रहते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और अगर आप अर्थ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाना चाहते हैं, यानी कि जहां पे आप रहते हैं वहां से h हाइट ऊपर आप जाना चाहते हैं, तो जब आप ऐसा करेंगे तो ऐसा करने के लिए आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। बिना वर्क डन किए आप पोजीशन नंबर ए से पोजीशन नंबर बी तक नहीं जा सकते। अब आप पूछेंगे सर क्यों वर्क डन करना पड़ेगा? क्योंकि आपको वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर पुल। सोच के देखिए जरा बात को। क्योंकि आपको पता है कि अर्थ आपके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है, यानी कि 24 घंटे 365 डेज अर्थ आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि वो आप अर्थ के सरफेस पे टिके रहे, पर आप प्लानिंग कर रहे हो अर्थ से एक पर्टिकुलर दूरी पे जाने की। आप प्लानिंग कर रहे हो कि आप अर्थ से थोड़ा दूर चले जाओ, और अर्थ इस फिराक में है कि वो आपको अपनी तरफ खींच के रखे। तो ऐसे करने के लिए आपको वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्या लगता है आप लोगों को? इस बारे में आपकी क्या राय है? बिना वर्क डन करे अर्थ से दूर चले जाओगे कि बिना वर्क डन करे आप ऐसा कोई काम कर पाओगे कि आपको वर्क डन करना अनिवार्य है? मुझे लगता है वर्क डन करना अनिवार्य है। वर्क डन होता क्या है वैसे? वर्क डन होता क्या है? वर्क डन होता है आप लगाएंगे फोर्स इनटू आपने जितना डिस्प्लेसमेंट किया, बराबर है? यही आपका वर्क डन होता है। पर मेरा सवाल यह है कि आप कितना फोर्स लगाओगे तो आप अर्थ से दूर जाने के लिए तैयार हो। मुझे ऐसा लगता है कि जो फोर्स आपको अप्लाई करनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स के। यानी कि अगर अर्थ आपको 10 न्यूटन से खींच रहा है फॉर एन एग्जांपल, तो आप भी 10 न्यूटन लगाओ। तो आपने जो फोर्स लगाई और अर्थ जो आप पे फोर्स लगा रहा है वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी और आप अर्थ से बाहर चले जाओगे। इस बात में दम है या नहीं है? आप जो फोर्स अप्लाई करना चाहते हो अर्थ से दूर जाने के लिए वो बराबर होनी चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ आपके ऊपर लगा रहा है। अगर आपने ऐसा किया तो आप अर्थ से दूर चले जाओगे। पर क्या आप ये बात जानते हो कि जो वर्क डन आप कर रहे हो, समझो आपने छोटा सा वर्क डन किया, मतलब आप छोटी सी दूरी पे गए अर्थ से, एफ डॉट डी आर, डी आर मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आपने ट्रैवल किया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम अर्थ
इसलिए आपने डी डब्ल्यू लिखा। डी डब्ल्यू मतलब स्मॉल वर्क डन। और यहां पे एक और चीज हमें करनी चाहिए, हमें यहां पे लगाना चाहिए माइनस साइन। क्यों हम माइनस साइन लगा रहे हैं यहां पे? क्या लगता है आपको माइनस साइन लगाने का नतीजा क्यों है? माइनस साइन नेगेटिव इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो वर्क डन हो रहा है वो अगेंस्ट हो रहा है। अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब आप किसी के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हैं। वो कौन है जिसके अगेंस्ट आप वर्क डन कर रहे हैं? आप ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हैं, इसलिए माइनस साइन आना चाहिए। पर अगर आपको बचपन में थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आपको पता है कि जो वर्क डन होता है उसको आप चेंज इन एनर्जी के तौर पे भी लिख सकते हो। यानी कि ये जो वर्क डन आपने किया, यही वर्क डन आपके सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। पोटेंशियल एनर्जी को लिखा जाता है यू से। दिस विल बी कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम का मतलब क्या हुआ? व्हाट डज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम का मतलब क्या है? सिस्टम में कौन कौन आता है? सिस्टम में आता है अर्थ और सिस्टम में आता है ऑब्जेक्ट। क्योंकि वर्क डन जो हुआ है वो वर्क डन इन दोनों के बीच में हुआ है। तो अगर वर्क डन इन दोनों के बीच में हुआ है तो वो वर्क डन गया किधर? वो वर्क डन कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। तो इसी वर्क डन को आप पोटेंशियल एनर्जी के नाम पे जानते हैं, या इसी वर्क डन को आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं, जिसको आप यू भी लिख सकते हैं, कैपिटल यू। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। बट मैंने यहां पे डी यू क्यों लिखा है? मैंने यहां पे डी यू इसलिए लिखा है क्योंकि स्मॉल वर्क डन तो स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी, अगर टोटल वर्क डन होगा तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे। तो यहां पे जो चीज आपको समझनी चाहिए, यहां पे जो चीज आपको दिमाग में रखनी चाहिए वो ये है कि जो वर्क डन आपके द्वारा किया जाता है वही वर्क डन सिस्टम की, सिस्टम यानी कि अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी आपने छोटा सा वर्क डन निकाला, यानी कि छोटी सी एनर्जी निकाली है। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं टोटल, तो इंटीग्रेट करने के बाद हम टोटल वर्क डन यानी कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। पर उसके पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको अभी तक का लॉजिक समझ में आ रहा है? क्या आपको अभी तक से थोड़ी बहुत कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि बातें क्या चीज चल रही है? क्या आपको समझ में आ रहा है हम वर्क डन क्यों कर रहे हैं? क्या आपको यह समझ में आ रहा है कि वर्क डन को ही पोटेंशियल एनर्जी बोला जा सकता है, वर्क डन ही एनर्जी होती है? क्या आपको यह बात भी समझ में आ रही है? गिव मी यस और नो ऑल ऑफ यू, कम ऑन। फटाफट जवाब आना चाहिए। हाँ या ना? बहुत ही बढ़िया। अब जब भी आप टोटल वर्क डन निकालने की कोशिश करेंगे, यानी कि आप टोटल वर्क डन, इसका मतलब होगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो आप निकालने की कोशिश करना चाहते हो, ऐसा करने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करने के लिए आप जानते हैं कि आपको एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट की जरूरत पड़ती है, जो मैंने आपको लॉज ऑफ मोशन में इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ाया। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपके लिए क्या होगा? हम ऐसा काम करते हैं कि हम ऐसा समझ लेते हैं, आर इनिशियल और आर फाइनल ये हमारे दो लिमिट्स है। आर इनिशियल का मतलब आपके ऑब्जेक्ट की
इनिशियल पोजीशन आपके ऑब्जेक्ट, इनिशियल पोजीशन फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। आर फाइनल मतलब फाइनल पोजीशन कहां से, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। यानी कि इनिशियली आपका ऑब्जेक्ट कहां था, फाइनली आपका ऑब्जेक्ट कहां पे। अगर आपने इनको लिमिट्स पकड़ ली तो आप इजीली काम कर सकते हो। तो आपको पता है कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है -F टाइम्स dr। इसको अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे इस तरह से, और इंटीग्रेशन करते समय आर इनिशियल और आर फाइनल का अगर हमने लिमिट पुट कर दिया तो du का इंटीग्रेशन करके आपको u मिलेगा, यानी कि छोटे सी पोटेंशियल एनर्जी को इंटीग्रेट करके आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। अब सवाल है कि ये f की जगह पे आपको क्या पुट करना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हमें पता चला था कि हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है G(mm)/r²। तो हम लोग का इंटीग्रेशन जाएगा आर इनिशियल से आर फाइनल तक, माइनस लगाइए G(mm)/r²dr। अब जैसे कि आप इंटीग्रेशन में जानते हैं कांस्टेंट लोग को सबसे पहले बाहर निकालिए। तो अगर आप कांस्टेंट लोगों को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वैसे जो फोर्स है वो खुद माइनस में आना चाहिए। द फोर्स शुड ऑल्सो कम इन माइनस। वैसे एक एक थोड़ा सा नॉलेज यहां पे देता हूं। देखो, ये जो माइनस साइन आपने यहां पे लगाया है, ये माइनस साइन इसलिए लगाया है, ये जो नेगेटिव साइन इसलिए लगाया है क्योंकि वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपको मैंने पहले से लिख के दिया था, ठीक है। अब देखो एक और माइनस साइन यहां पे लगाना पड़ेगा। जब आप f की वैल्यू पुट कर रहे हो तो आपको एक और माइनस साइन यहां पे लगाना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होगे ये नया वाला माइनस साइन क्यों आया, ठीक है। क्लास जस्ट अ मिनट। नया वाला माइनस साइन कहां से आया, नया वाला माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट। जरा मैं आपको इस बात पे भी ज्ञान देता हूं, ध्यान से देखना। अभी थोड़ी देर पहले ऊपर मैंने डायग्राम बनाया था, आपका डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, इस डायग्राम को देख के जरा बताइए आपका डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है। आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ। पर क्या आप ये डायग्राम देख के बता सकते हैं कि अर्थ आपको कहां खींच रहा है। एफ जी का मतलब कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। एफ जी कहां लग रहा है, नीचे की तरफ। अर्थ आपको नीचे की तरफ खींच रहा है और आप अर्थ से दूर जाने की बात कर रहे हो। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में है तो फोर्स के साथ एक नेगेटिव साइन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। इसलिए ये एक और नेगेटिव साइन यहां पे लगा है। कितने लोग को दूसरे नेगेटिव साइन की कहानी समझ में आ रही। How many of you understood that why the second negative sign has come here? Direction of force and displacement are opposite. कितने लोग को ये समझा, पक्का। पहला नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि वर्क डन किया गया अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा नेगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। तो इसका मतलब अब ये माइनस साइन और ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा, बाहर सिर्फ G(m)m आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन होगा आर इनिशियल से आर फाइनल का dr/r²। अगर आपको इंटीग्रेशन याद है तो आपको समझ में आएगा, कांस्टेंट लोग को बाहर निकालते हैं। G(m)m इंटीग्रेशन होगा आर इनिशियल से आर फाइनल
आर का पावर -2 इंटू डी आर, क्योंकि आर अगर नीचे स्क्वायर है तो ऊपर जाके -2 हो जाएगा। अब नॉर्मल जो आपको मैंने इंटीग्रेशन सिखाया है वो आपने करने का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने का, सब कुछ पुट करने के बाद आपको फाइनल आंसर इस तरह से दिखाई देगा, आर इनिशियल माइनस आर फाइनल। ये है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। परंतु इस फॉर्मूले को हम लोग यूज नहीं करते, हम इस फॉर्मूले को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट इनिशियली इंफिनिटी पे था और हमारा ऑब्जेक्ट फाइनली आर पे है। ये एक सब्स्टिट्यूशन हम इसके अंदर करते हैं। तो आपको जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल फॉर्मूला मिलता है, अगर आप आर इनिशियल की जगह पे इंफिनिटी पुट करोगे और अगर आप आर फाइनल की जगह पे आर पुट करोगे तो 1/इंफिनिटी 0 हो जाएगा, और 1/r की जगह पे आप यहां पे नीचे डायरेक्टली लिख सकते हो आर विथ अ माइनस साइन। पुट करके चेक कर लीजिए, लगे तो मैं आपको यहां पे पुट करके दिखा देता हूं। जी एम एम अपॉन 1/इंफिनिटी माइनस 1/r, 1/इंफिनिटी इज 0, सो जी एम एम 0 माइनस 1/r बचेगा, यानी कि माइनस जी एम एम अपॉन आर आपका फाइनल फॉर्मूला यहां पे बचेगा, जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर ऐसा क्यों किया, इनिशियल को इंफिनिटी क्यों पुट किया, फाइनल को चलो आर ले लिया, ये तो समझ में आता है कि फाइनली हम कहीं ना कहीं पे थे, पर इनिशियली हमने इंफिनिटी क्यों लिया। इस सवाल का जवाब यह है कि आप हरदम ऐसा मानते हो कि आपकी शुरुआत एक ऐसे जगह से हुई है जहां आपका पोटेंशियल एनर्जी 0 था, और आपका पोटेंशियल एनर्जी 0 तभी होगा जब आप इंफिनिटी नाम की जगह पे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे एज अ स्टूडेंट, आपके दिमाग में आपको लगे इंफिनिटी मतलब बहुत दूर, नहीं, इंफिनिटी का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल आपके ऊपर काम नहीं करता, आपके ऊपर काम नहीं करता। एक ऐसी जगह जहां पे अर्थ आपको अपनी तरफ नहीं खींच सकता। होगा ना, अर्थ के बाउंड्री के बाजू में एक ना एक जगह ऐसी जरूर होगी जहां पे अगर जाके तुम बैठ गए तो वहां पे तुम फ्लोट होते रहोगे, हवा में तैरते रहोगे, हवा बोल रहा हूं, स्पेस में तैरते रहोगे, पर अर्थ तुम्हें अपनी तरफ खींच नहीं सकता। तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए। उस जगह को तुम इंफिनिटी मानते हो, और अगर अर्थ तुम्हें अपनी जगह पे नहीं खींच सकता, अगर तुम एक ऐसी जगह पे जाके बैठ जाते हो जहां पे अर्थ बोलता है कि यार मैं तुमको अब अपनी तरफ नहीं खींच सकता, इसका मतलब वहां पे तुम्हारे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 है, क्योंकि अर्थ तुमको नहीं खींच सकता। क्योंकि अगर तुम पूरी स्टोरी ध्यान से देखोगे तो ये स्टोरी की शुरुआत ही इसलिए हुई थी कि वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं है तो वर्क डन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर वर्क डन करने की जरूरत नहीं है तो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी होगा ही नहीं, पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0। तो हम ऐसा मानते हैं, हम ऐसा अंडरस्टैंड करवाते हैं कि शुरुआत एक ऐसे जगह से होनी चाहिए जहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप इनिशियली खुद को इंफिनिटी पे मानो। पर बच्चे लोगों के सामने जब मैं इंफिनिटी नाम का शब्द का प्रयोग करता है तो वो खुद इंफिनिटी पे जाके सोचने लगते हैं। बच्चे लोग अपने दिमाग को खुद इंफिनिटी पे लेके चले, उनको लगता है इंफिनिटी मतलब बहुत दूर। नहीं, इंफिनिटी मतलब बहुत दूर यहां पे नहीं है। इस चैप्टर में इंफिनिटी का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां अर्थ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जहां पे अर्थ का और आपका ग्रेविटेशनल पुल, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल आपके ऊपर काम नहीं करेगा। तब जाके आपका ये वाला फाइनल फॉर्मूला बनता है, एंड दिस इज मच मोर सिंपलर टू यूज।
क्योंकि इसमें कैसा है, आप किसी भी जगह पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा आपके पास आता है, बोलता है कि बताओ मेरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितना है, बता। तो तूने उसको क्या कहा, देख अगर तू सरफेस ऑफ अर्थ पे जिंदगी बिता रहा है, इसका मतलब छोटा आर बराबर कैपिटल आर होगा। उसने कहा बिल्कुल सही। इसका मतलब तेरी पोटेंशियल एनर्जी होगी -Gmm अपॉन कैपिटल आर। ले आ गया तेरा आंसर। किसी ने आपको आके सवाल पूछा, बता मेरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ हाइट h फ्रॉम अर्थ सरफेस कितना है। तो तूने उसको कहा देख तू अर्थ के सरफेस से हाइट h पे गया ना, इसका मतलब तेरा r होगा r+h। उसने कहा बिल्कुल सही। इसका मतलब तेरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है -Gmm अपॉन r+h। लो कितनी आसान बात है। बस आपको यह चीज पता होनी चाहिए कि आप अर्थ से कितनी दूरी पे हो, बस। यानी कि आपको सिर्फ आर पता होना चाहिए। एक बार आपको आर पता है, आप इस फॉर्मूले में लगाइए, आपका काम डन हो जाएगा। क्लास 1 मिनट। यस क्लास, आया सबको समझ में पोटेंशियल एनर्जी। यस सूरज, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करता है। पोजीशन मतलब आपका ऑब्जेक्ट कहां है। बस आपको इस आर की वैल्यू यहां पे पुटअप करनी है, बाकी काम तो आपका हो जाएगा। आ रही है सबको बात समझ में, पक्का गॉट इट है एवरीबॉडी। फटाफट रिप्लाई करेंगे। हाँ जी। अब जो आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला मिला है -Gmm अपॉन आर, इस फॉर्मूले में जो ये वैल्यू आप देख रहे हैं ना, इसको मैं थोड़ा ठीक से लिखता हूं, Gm अपॉन आर इंटू एम। ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ना, इसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, विच इज डिनोटेड बाय V। सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और अगर आपने उसके साथ छोटा m मल्टीप्लाई कर दिया तो वो बन जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो U का फॉर्मूला लिखा जा सकता है -V इंटू एम। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी आता है कि वो बोलता है
कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज इतना, बताओ व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को उस ऑब्जेक्ट के मास के साथ मल्टीप्लाई करना है, आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। इतनी सी बात भी आपको अपने दिमाग में रखनी है। अब जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला अभी अभी आपके दिमाग के सामने है -GMM/R। तो बच्चा ये भी सोचता है कि सर हम लोग जो पहले से ही पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते आ रहे हैं, जिसको बोलते हैं mgh, तो सर क्या ये वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो हम बचपन से पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते आ रहे हैं mgh, क्या ये दोनों अलग अलग है कि दोनों सेम है? इसका जवाब मैं थोड़ा आपको एक डेरिवेशन के फॉर्म में दिखाता हूं, ताकि आपको समझ में आए कि इन दोनों के बीच में एक्चुअली क्या रिलेशनशिप। सपोज करो कि पहले आपका जो ऑब्जेक्ट था वो स्मॉल r इज इक्वल टू आर पे था, फिर आपका ऑब्जेक्ट r इज इक्वल टू आर प्लस एच पे चला गया। मतलब आप जानते हैं कि यहां पे आपका ऑब्जेक्ट सरफेस पे था और यहां पे आपका ऑब्जेक्ट एक हाइट पे है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट पहले यहां था तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल विल बी -GMM/R। फिर आपका बंदा यहां चले गया तो आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? -GMM/R+H। देख लीजिए, ऑब्जेक्ट पहले यहां पे था, यानी कि ऑब्जेक्ट इनिशियली यहां पे था, फिर ऑब्जेक्ट फाइनली यहां पे चला गया। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि अगर आपने अपनी पोजीशन चेंज की तो आर चेंज होगा। अगर आर चेंज होगा तो उसके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। तो अगर समझो कोई बोलता है बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितने से बदली, तो आप बोलोगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी करते हैं। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? -GMM/R+H माइनस ऑफ -GMM/R। इनिशियल और फाइनल, फाइनल और इनिशियल को माइनस कर दो। यहां से आप कुछ कॉमन उठा सकते हो। क्या कॉमन उठा सकते हो? GMM आप कॉमन उठा सकते हो। अंदर क्या बचेगा आपके पास? अंदर आपके पास बचेगा 1/R माइनस 1/R+H, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/R हम बाहर निकाल लेंगे और ये 1 अपॉन माइनस में 1/R+H अंदर की तरफ आ जाएगा। GMM एलसीएम लेना आप लोग को आता होगा। क्या आएगा एलसीएम? R+H माइनस H अपॉन R इंटू R+H। ये हो गया यहां का एलसीएम। प्लस H और माइनस H कैंसिल हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी में आने वाला बदलाव ऊपर R और नीचे R+H की तरह से बचेगा। अब इसमें थोड़ा सा एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। कल परसों मैंने आपको बताया था कि GM को हम लिख सकते हैं GR², क्योंकि आपको कल का फॉर्मूला अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था स्मॉल g का फॉर्मूला होता है GM/R²। तो GM कैन बी रिटन एज GR²। आपको यहां पे GM दिखाई दे रहा है, इसके बदले मैं लिख सकता हूं GR² इंटू छोटा m, और यहां पे चल रहा है R+H यहां पे। अब क्या कर सकते हैं? कुछ गलती तो नहीं होगी मेरे से? R+H, मैंने यहाँ पे गलती ये कर दी, यहाँ पे R+H माइनस R होगा ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में ऐसा जाएगा ना, R और R कैंसिल होगा, ऊपर H बचेगा। बराबर? किसी को स्टेप समझा? किसी को समझा मेरे से गलती क्या हुई? हाँ बराबर बराबर बराबर।
आर प्लस एच एंड आर ऊपर जाएगा तो आर और आर कैंसिल होगा, ऊपर एच बचेगा ना। हाँ बरोबर, थैंक यू। तो अगर मैंने यहां पे जी आर स्क्वायर इंटू एम इंटू एच पुट किया, ठीक है बराबर, अब थोड़ा इसको ठीक ठाक लिखता हूं, एम जी एच एक साथ लिखता हूं, यहां पे एम है, यहां पे जी है, यहां पे एच है, और आर स्क्वायर को अंदर ले लेता हूं। आर स्क्वायर है नहीं, आर स्क्वायर है क्या, नीचे यहां पे एक आर था, नीचे यहां पे एक आर था जो हमने लिखा नहीं, ये आर एक यहां पे, एक आर यहां पे, तो ये होगा आर, आर प्लस एच, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एम जी एच मैंने एक साथ लिखा, और आर स्क्वायर मैंने अंदर की तरफ लिखा, नीचे का टर्म वैसे का वैसा, नीचे का आर और ऊपर का आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा एम जी एच आर अपॉन आर प्लस एच। अब इसके बाद बात जरा ध्यान से सुनना, अगर 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 आर प्लस एच लगभग इक्वल हो गया आर के, इसका मतलब क्या है, आर प्लस एच लगभग इक्वल हो गया आर का मतलब एच इज वेरी स्मॉल, एच इज लगभग इक्वल टू 0, मतलब आप ज्यादा हाइट पे नहीं गए। अगर आप ज्यादा हाइट पे नहीं गए तो ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल होगा, आपकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच के बराबर आएगी। इससे आपको यह समझ में आता है कि आपका ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये कहां लगा सकते हो आप पोटेंशियल एनर्जी प्राप्त करने के लिए, ओनली नियर द अर्थ। मतलब ये फॉर्मूला खाली काम करता है अर्थ के पास में, पर अगर आप अर्थ से बहुत दूर जाते हो तब आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये प्रूफ है जो अभी आपको मैंने दिखाया कि अगर ये दोनों टर्म्स कैंसिल होते हैं तभी एमजीएच के बराबर अपना पोटेंशियल एनर्जी आता है, और ये दोनों टर्म्स तभी कैंसिल हो सकते हैं जब एच लगभग बराबर 0 हो या एच वेरी स्मॉल हो। और अगर एच वेरी स्मॉल है इसका मतलब आप अर्थ से ज्यादा दूर नहीं गए, तब जाके आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप्स काफी सिंपल है, थोड़ी मैथमेटिक्स हमने यहां पे लगाई है। ये आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी था, ये आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। जी एम एम आपने कॉमन लिया, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, इसलिए 1/r पहले लिखा, यहां पे माइनस साइन है इसलिए माइनस आर प्लस एच लिखा। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आर और आर ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एच बचेगा, नीचे आर प्लस आर ब्रैकेट में आर प्लस एच बचेगा। उसके बाद मैंने जीएम की जगह पे जी आर स्क्वायर पुट किया, ये जीएम की जगह पे मैंने जी आर स्क्वायर पुट किया। क्योंकि मुझे एमजीएच का टर्म चाहिए था इसलिए मैंने एमजीएच साथ में लिखा, आर स्क्वायर मैंने अंदर की तरफ लिखा, नीचे से एक आर ऊपर से एक आर कैंसिल हो गया, आपके पास बचता है एमजीएच आर अपॉन आर प्लस एच। उसके बाद तो आप कहानी जानते ही हैं, अगर आर और आर प्लस एच कैंसिल हो जाए, यानी कि अगर एच बहुत छोटा है तो आर प्लस एच और आर लगभग बराबर होंगे, तो आपका ये फॉर्मूला आता है। इससे आपको सीख क्या मिलती है कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये लगाया जा सकता है सिर्फ नियर अर्थ। कितने लोग के दिमाग में बात बैठती है? पक्का? एमजीएच कब यूज करोगे? हाँ, जब आप अर्थ के नजदीक हो। अगर आप अर्थ से ज्यादा दूर जा रहे हो तो फिर आप एमजीएच का फॉर्मूला यूज करके पोटेंशियल एनर्जी मत निकालना। फिर आप कौन सा फॉर्मूला यूज करना? हाँ, ग्रेविटेशनल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। गॉट इट एवरीबॉडी? ठीक है, अब थोड़ी रॉकेट्स की बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ, आपने सैटेलाइट या रॉकेट का नाम तो सुना होगा। सैटेलाइट या रॉकेट में हमें इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि आज हम क्या बात कर रहे हैं? आज हम ये बात कर रहे हैं कि हमको अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है। तो अगर अर्थ हमको अपनी तरफ खींच रहा है तो सैटेलाइट और रॉकेट जैसी चीजें अर्थ के बाहर कैसे जाती हैं? सोच के देखो।
अगर आपको साफ साफ बिल्कुल लॉजिकल बात समझाऊं तो अर्थ हमारे ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। जिस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ आपको एक एनर्जी से पकड़ के रख रहा है। क्या? अर्थ आपको एक एनर्जी से पकड़ के रख रहा है, क्योंकि जहां फोर्स है वहां एनर्जी है। अगर अर्थ आपको एक ग्रेविटेशनल फोर्स से पकड़ के रख रहा है, यानी अर्थ आपको एक एनर्जी से पकड़ के रख रहा है, तो आपको भी उतनी ही एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, उतनी ही एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी अर्थ से बाहर जाने के लिए। कॉमन सेंस वाली बात। अगर आपने उतनी ही एनर्जी प्रोवाइड की, तो ये एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? ये एनर्जी प्रोवाइड करता है आपके रॉकेट का इंजन। आपकी रॉकेट का इंजन ऐसी फोर्स फेंक के मारता है कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ के हिसाब से एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन हो जाता है, और इंजन, या फिर इंजन ऐसा समझो, इंजन एक काइनेटिक एनर्जी डेवलप करता है। इस काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि इंजन एक वेलोसिटी डेवलप करता है ना? और इस वेलोसिटी से आप ऊपर की तरफ जाते हो और आप अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को चकमा देके या उसको हरा के आप अर्थ के बाहर निकल जाते हो। पर अगर आप थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो कोई भी वेलोसिटी से आप अर्थ के बाहर नहीं जा सकते। सपोज अभी आपने हवा में पेन फेंका, तो क्या वो पेन अर्थ के बाहर चले जाएगा? नहीं जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आप कैचम कैच बचपन में खेलते थे तो आपने बॉल हवा में ऊपर फेंकी और बॉल अर्थ के बाहर चले गई। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको एक वेलोसिटी लगानी पड़ेगी जिसका नाम है एस्केप वेलोसिटी, जो होती है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर आपके पास इतनी वेलोसिटी है, जिसको वीई भी बोला जाता है, तो ही आप अर्थ से बाहर जा पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास इतनी एस्केप वेलोसिटी है, तो ये एस्केप वेलोसिटी की मदद से जो काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है, ये काइनेटिक एनर्जी तुम्हें इस एनर्जी से लड़ने में मदद करती है। और जब तुम इस एनर्जी को हरा देते हो अपनी काइनेटिक एनर्जी की मदद से, तब जाके तुम अर्थ के बाहर जाते हो। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड का मतलब आपको समझ में आता है? एक सेकंड में इतने किलोमीटर आपने ट्रैवल करने हैं। सोचो आपकी स्पीड कितनी ज्यादा होगी। सोचिए जरा आपकी स्पीड कितनी ज्यादा होगी। आप जानते हैं अर्थ आपको जिस एनर्जी से पकड़ के रखता है, उस एनर्जी को आप अगर हरा देते हो तो आप अर्थ से बाहर चले जाओगे। और हराने का तरीका एक ही है, एनर्जी का मुकाबला एनर्जी के साथ होना चाहिए। तो हम काइनेटिक एनर्जी लगाते हैं अर्थ की ग्रेविटेशनल एनर्जी को हराने के लिए, और हम जीत जाते हैं 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड लगा के। और क्या आप जानते हैं इसी काइनेटिक एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं, बीई। मतलब जो बाइंडिंग एनर्जी है वही आपकी काइनेटिक एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ सैटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम क्या? अर्थ का
ग्रेविटेशनल पुल। सो क्लास, अब आप बात को समझ रहे हैं कि अगर आपको अर्थ के बाहर जाना है तो आपको काइनेटिक एनर्जी लगानी पड़े। पर क्या आप एक बात समझ रहे हैं, अभी जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया उस टॉपिक की नॉलेज से आपको एक और चीज बहुत अच्छी तरह से समझी होगी। समझो आपके रॉकेट ने काइनेटिक एनर्जी लगाया, पर जब आपकी रॉकेट काइनेटिक एनर्जी लगाएगा तो वो अर्थ से दूर जाता जाएगा। जैसे ही वो काइनेटिक एनर्जी लगा के अर्थ से दूर जाएगा, आपके रॉकेट के पास पोटेंशियल एनर्जी भी आती जाएगी। क्योंकि अभी अभी हमने बात की थी कि अगर आप अपने अर्थ से एक हाइट पे जाते हैं तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाती है। यानी कि इसी काइनेटिक एनर्जी को अगर आप इसके पोटेंशियल एनर्जी के साथ भी ऐड कर देंगे तो टोटल मिलके आपकी बाइंडिंग एनर्जी बनती है। पर ये पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैंने अभी तक से आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि सबसे पहले यह जरूरी था कि पोटेंशियल एनर्जी आने के लिए आपने पहले काइनेटिक एनर्जी लगाई। यानी कि आपके इंजन ने एक वेलोसिटी डेवलप की, उस वेलोसिटी से आपको काइनेटिक एनर्जी मिली। काइनेटिक एनर्जी मिलने की वजह से आप अर्थ से दूर जाना शुरू किए, उसके बाद आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आई, और ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिला के जो एनर्जी बनती है उसको आप अपनी बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। बैठ रहा है दिमाग में? कर पा रहे हो अंडरस्टैंड? हाँ, हाइट के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी आती है, बिल्कुल सही। तो आपका रॉकेट अर्थ से ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी ना? हाँ, आपका रॉकेट जब अर्थ से ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, बिल्कुल सही। काइनेटिक एनर्जी कहां से आई? इंजन ने काइनेटिक एनर्जी दी। पोटेंशियल एनर्जी कहां से आई? अर्थ से दूर जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अब हम एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला चेक करते हैं। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? एस्केप वेलोसिटी के लिए आपको इतना ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा वो दोनों मिला के 0 होना चाहिए एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालते समय। क्यों 0 होना चाहिए? क्योंकि एस्केप वेलोसिटी का मतलब ही ये है कि आप अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से आजाद हो गए। अगर आप अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से आजाद हो जाएंगे तो आपके दोनों पोटेंशियल का सम मिला के 0 आना चाहिए, आपके दोनों एनर्जी का सम मिला के 0 आना चाहिए। तो आपके काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस आपका पोटेंशियल एनर्जी समझो हो गया जी एम एम अपॉन आर इक्वल टू 0। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपकी एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा 2gm अपॉन कैपिटल आर। अब इसी को अगर आप लिख के सॉल्व करते हो पूरा का पूरा पुट करके तो आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड का आंसर मिल जाता है। क्योंकि आपको जी पता है, आपको मास ऑफ द अर्थ पता है, आपको रेडियस पता है, सब कुछ अगर आपने इसमें पुट किया तो आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आता है। और अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो बाइंडिंग एनर्जी निकालते समय आप इन दोनों को चुपचाप ऐड कर लो। यानी कि बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला विल बी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो कितनी है काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? माइनस जी एम एम अपॉन छोटा आर यहां पे पुट करना पड़ेगा क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी निकालते समय आप अर्थ से थोड़ी दूरी पे बात कर रहे हो। अब आप वी की जगह पे आप अभी जो फॉर्मूला निकाला है वो पुट कर लो। तो अभी जो फॉर्मूला निकाला है वो क्या है? वी इज अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर। तो आप यहां पे पुट करो अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन छोटा आर का स्क्वायर। ये हो गया आपका। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये बचेगा 2gm अपॉन आर माइनस जी एम एम अपॉन आर।
यहां से यहां से ये तो काइनेटिक एनर्जी पुट कर दी, तो वी का स्क्वायर ना, तो यहां से वी का स्क्वायर क्या आता है? ये तो कैंसिल होके 0 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि जब आप एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का आंसर 0 आना चाहिए। आप चेक कर सकते हो गया ना 0। ये देखो 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहां से एम जी एम एम अपॉन आर माइनस जी एम एम अपॉन आर, आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी निकालते समय वो 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी निकालते समय आपका जो टोटल एनर्जी आना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो टोटल क्यू 0 होना चाहिए, वो अपन ने यहां पे प्रूव कर दिया। मतलब आपको शायद ये डाउट हो सकता है कि 0 कहां से ले लिया आपने दोनों पोटेंशियल एनर्जी को, है कि नहीं? तो अगर आप ये डेरिवेशन में चेक करेंगे तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है ना, यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो रहा है, जी एम एम अपन आर माइनस जी एम एम अपन आर आ रहा है, तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर आपका टोटल आंसर 0 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है सब लोग को ये दिमाग में बात पक्का? पर अगर आप अलग से पोटेंशियल, अगर आप अलग से बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द अलग से बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला, मतलब सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी का अगर आप फॉर्मूला निकालना चाहते हो तो अपने को कुछ ना कुछ इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, वो अपन थोड़ी देर बाद में देखते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है, इसको तो मैंने प्रूफ करने के लिए दिखा दिया, ये छोड़ दो। ठीक है, ये सिर्फ आपको प्रूफ करने के लिए दिखा दिया कि अपन ने बाइंडिंग एनर्जी को 0 क्यों मानने की जरूरत है। ठीक है, अब एक क्विक रिकैप करते हैं। बात ऐसी है कि अर्थ ने हमको एक ग्रेविटेशनल फोर्स से पकड़ के रखा है, यानी कि अर्थ ने हमको एक एनर्जी से पकड़ के रखा है। उस एनर्जी को हराने के लिए हम काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, वो हमारा इंजन हमें देगा। काइनेटिक एनर्जी का मतलब आप एक एस्केप वेलोसिटी डेवलप कर रहे हो, यानी कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की अगर आपके पास वेलोसिटी होगी तो ये वेलोसिटी के साथ साथ जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, ये काइनेटिक एनर्जी आपको इस एनर्जी को हराने में मदद करेगी। परंतु आपको एक बात और समझ में आई कि जैसे जैसे आपके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, जैसे जैसे आपके पास वेलोसिटी आएगी, उसी के साथ साथ आपके पास पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिला के आपकी बाइंडिंग एनर्जी बनेगी। बाइंडिंग एनर्जी मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सैटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल। कितनी मिनिमम एनर्जी आप लोगों को चाहिए ताकि आप अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को बाय बाय बोल सको। उसके बाद अगर हमें एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना है तो हमें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप बात कर रहे हो बाइंडिंग एनर्जी की, जिसको काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है, तो आपको अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से आजादी मिल गई तो आपके टोटल एनर्जी का सम तो 0 हो जाएगा। तो आपने काइनेटिक एनर्जी की जगह पे
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पुट किया, पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पुट किया, इसको इक्वल टू 0 किया, आपको आपके एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया। इज दिस क्लियर? पक्का? चेक कर लीजिए। क्लियर है? डन? एनी डाउट्स टिल नाउ? ठीक है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी के बारे में थोड़ा और हम बात जरूर करेंगे, ठीक है, थोड़ी देर के बात करेंगे, क्योंकि अभी एक और चीज मुझे पढ़ानी बाकी है, दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी। उसके बारे में भी जरा हम बात करेंगे अभी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने सैटेलाइट के प्रोजेक्शंस के बारे में। प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट्स के बारे में। अब जरा ये प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट जरा ध्यान से सुनना। होता ये है कि अगर आप अर्थ पे रहते हैं और अर्थ पे आपने एक रॉकेट बनाया जो हवा में जाने के लिए तैयार है, तो ये जो रॉकेट आपने बनाया, ये रॉकेट के पास जो रफ्तार होनी चाहिए अर्थ के बाहर जाने के लिए, उसको बोलते हैं वीई, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बट क्या आप ये बात भी जानते हैं कि वो रॉकेट को आप एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घुमाना चाहते हैं? तो जब ये रॉकेट ऊपर की तरफ जाके इस पर्टिकुलर ऑर्बिट के पास में पहुंचता है, तब इस रॉकेट को हम 90 डिग्री से टर्न कर देते हैं। एक बटन दबा के हम इस रॉकेट को 90 डिग्री से टर्न कर देते हैं, और रॉकेट का निचला भाग, रॉकेट के दो भाग होते हैं, ये इस तरह का एक भाग और इस तरह का एक भाग। ये जो निचला भाग है ना रॉकेट का, ये रॉकेट से अलग हो जाता है, सिर्फ ऊपर का भाग बचता है जिसमें सैटेलाइट छुपी हुई होती है। ये जो नीचे का भाग होता है, ये भाग मदद करता है इतनी वेलोसिटी अटेन करने में और अर्थ से बाहर जाने में। एक बार आप अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चले गए, उसके बाद अगर आपको इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमी घूमी करना है, तो सबसे पहले एक बटन दबा के आप सैटेलाइट को 90 डिग्री से टर्न कर देते हो इस तरह से, और फिर इसको देते हो एक वेलोसिटी जिसको बोला जाता है वीसी, यानी कि उसको बोला जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी, यानी कि इसको आप एक टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपने इस रॉकेट को एक टेंजेंशियल वेलोसिटी दी, तब वो जाके एक सर्कल में घूमना शुरू करेगा। क्योंकि जब भी किसी चीज को गोल गोल घुमाना होता है, तो उसको जरूरी है एक टेंजेंशियल धक्का देना। इसको आप ऑर्बिटल वेलोसिटी भी बोलते हैं। टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलो, क्रिटिकल वेलोसिटी बोलो, या ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलो। अगर आप बात को समझ पा रहे हैं तो एक क्विक जरा एक चीज मैं आपके सामने पेश करता हूं।
I hope everybody is able to see the screen. सैटेलाइट आई होप आपको दिखाई दे रहा है. आप देख सकते हो इसके अंदर ऊपर की जो नोक है उसमें सैटेलाइट छुपी हुई है और नीचे का भाग एक अलग भाग है. ठीक है, ये आपके सैटेलाइट ने उड़ान भरी, मतलब आपके रॉकेट ने उड़ान भरी. अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे आप क्या चाहते हो, आपके पास कौन सी वेलोसिटी होनी चाहिए? क्या लगता है आप लोग को? जब ये सैटेलाइट अभी उड़ान भर रहा है, अब आपके पास कौन सी वेलोसिटी होनी चाहिए? क्या सब लोग को पता है यहाँ पे अपने पास एस्केप वेलोसिटी होनी चाहिए? मैंने वेलोसिटी पूछा, वेलोसिटी. एवरीबॉडी नोज दैट हमारे पास एस्केप वेलोसिटी होनी चाहिए. पक्का 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड. ठीक है, अभी देखो जैसे आप ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए, अब आप देख रहे हो, आप अर्थ देखो अलग हुआ. आप देख सकते हो सैटेलाइट की बॉडी से वो थ्रस्टर्स अलग हो गए. ठीक है, ये देखिए ये पूरा खुला. ये देखा आपने, देखा अभी आपके पास वापस जो इंजन चालू हुआ, इस इंजन ने आपकी सैटेलाइट को कौन सी वेलोसिटी दी? ये टेंजेंशियल वेलोसिटी कौन सी है? एब्सोल्युटली करेक्ट, ये क्रिटिकल वेलोसिटी है. ये क्रिटिकल वेलोसिटी है. इस क्रिटिकल वेलोसिटी की मदद से वो सैटेलाइट एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमने को तैयार होता है. पर क्या आप देख सकते हो सैटेलाइट थोड़ा मुड़ गया है, 90 डिग्री से टर्न हो गया है. पहले वो सीधा सीधा ऊपर जा रहा था, अब वो थोड़ा मुड़ गया है. ये तो मार्स पे लैंडिंग का वीडियो है, आगे जाके वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे लैंड करेगा, उसका वीडियो है. पर यहां हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये था समझना कि कहां पे एस्केप वेलोसिटी है और कहां पे क्रिटिकल वेलोसिटी है. आपको समझ में आया? अब वीडियो देखने के बाद थोड़ा आइडिया बेटा आपको. क्या कोई बता सकता है क्रिटिकल वेलोसिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं? क्रिटिकल वेलोसिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल वेलोसिटी हमारे लिए? वैसे क्रिटिकल वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होगा? व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या फिर टेंजेंशियल वेलोसिटी, बराबर, जो किसको दी जाएगी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी जो किसको दी जाएगी? सैटेलाइट को दी जाएगी. गिवन टू अ सैटेलाइट, ताकि क्या हो जाए? ताकि क्या हो जाए? सो दैट इट कैन रिवॉल्व इन अ कैसा पाथ? एब्सोल्युटली करेक्ट, सर्कुलर पाथ. ताकि वो एक सर्कुलर पाथ में घूम सके. तो आपको एक बात समझनी है कि एस्केप वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ, एस्केप वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ आपको अर्थ से बाहर लेके जा सकता है. पर एक बार आप अर्थ के बाहर पहुंच गए, तब जो आपके पास वेलोसिटी होगी वो आपके पास क्रिटिकल वेलोसिटी होगी, जो आपको अर्थ के आजू बाजू घूमने में मदद करेगी. इज दिस थिंग क्लियर? क्या सब लोग के दिमाग में ये चीज क्लियर है? पक्का? अच्छा, अगर मैं आपको ये बोलूं कि क्रिटिकल वेलोसिटी सर्कुलर मोशन करने में मदद करती है, क्या आप जानते हैं सर्कुलर मोशन करने के लिए कौन से फोर्स की जरूरत पड़ती है?
सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम सुना है आपने? ये सेंट्रीपिटल फोर्स आपके ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाएगा। सोच के देखो, सोच के देखो, अगर आप कभी दो लोगों को फुगड़ी खेलते हुए देखते हो, मैं हर बार ये एग्जांपल देता हूं, तो एक इंसान एक फोर्स लगा रहा है, दूसरा इंसान भी फोर्स लगा रहा है, तब जाके ये लोग गोल गोल घूम रहे हैं। तो अगर ये आपका अर्थ है और यहां पे आपका सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट और अर्थ मिलके फुगड़ी खेल रहे हैं। और वो फुगड़ी कैसे खेल रहा है? अर्थ सैटेलाइट को खींच रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, और यहां पे लग रहा है एक सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों बराबर है। इसके मदद से ये दोनों ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं। पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, अगर आपने वो सुना होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r। सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला इज mv²/r। तो अपन लिख सकते हैं mvc²/r, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज g mm/r²। vc का मैंने इस्तेमाल क्यों किया यहां पे? व्हाई डिड आई यूज vc? मैंने vc का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि आप जानते हो कि जब वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तब उसके पास एस्केप वेलोसिटी नहीं है, तब उसके पास क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब vc, इसलिए मैंने उसका इस्तेमाल किया। तो अगर आप यहां से सॉल्व करोगे तो ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा। vc का फॉर्मूला आपके पास आएगा √of gm/r। ये आया आपके क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला। चेक कर लीजिए, 2 लाइन का है। बस आपको यह समझने की जरूरत है कि सेंट्रीपिटल फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर क्यों लिखा गया। क्योंकि अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन कर रही है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स ही है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो रोल निभा रही है। आई थिंक कल परसों किसी ने मुझे सवाल पूछा था क्या कि सर अगर सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है या मर्क्यूरी को अट्रैक्ट कर रहा है तो मर्क्यूरी जाके सन में क्यों नहीं समा जाता? क्या इस बात पे हमारी क्या थी? मुझे कल परसों लग रहा है हमारा डिस्कशन हुआ है इस बात पे। क्या लगता है आपको? किसी ने शायद मुझे डाउट पूछा था ना, याद आया? तब याद है मैंने आपको यही एग्जांपल दिया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है, जिसकी वजह से आपका प्लैनेट सन के आजू बाजू घूमता है। ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, mv²/r। बस उस वेलोसिटी की जगह पे मैंने क्रिटिकल वेलोसिटी पुट कर दी। कितने लोग को क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला समझ में आया? पक्का? क्लियर है? ग्रेट। इसी के साथ साथ मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूंगा, एक थियोरेटिकल होमवर्क है। दैट होमवर्क इज ऑन पेज नंबर 93। सर हम r को r+h भी लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते आप r को r+h? ये तो कल ही हमारा डिस्कशन हो गया। gm/r+h भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि r तो r+h ही होता है। आपकी मर्जी, आप इसको r+h भी लिख सकते हैं। ठीक है, होमवर्क में है पेज नंबर 93 पे वेरियस पॉसिबल ऑर्बिट्स डिपेंडिंग ऑन vc। इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं है, थ्योरी लिखी हुई है कि आप किस तरह से अपने सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करते हो, उसके हिसाब से आपका सैटेलाइट का कैसा ऑर्बिट बनेगा, उसके ऊपर एक डिस्कशन किया हुआ है। याद रखिए, क्रिटिकल वेलोसिटी अगर दिया
तो वो सर्कुलर पाथ में जाएगा। अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से कम दिया या क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा दिया तो क्या होगा, बस इस बारे में वहां पे डिस्कशन किया हुआ। 3 4 5 6 केसेस बनाए उन्होंने। अगर क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर दिया तो क्या होगा, कम दिया तो क्या होगा, ऐसा किया तो क्या होगा, वैसा किया तो क्या होगा। यू जस्ट हैव टू रीड दिस टू गेट एन आइडिया ऑफ इट। करेंगे ये होमवर्क? बोलो। पक्का? ठीक है, पेज नंबर 93 पे आपको डायग्राम भी दिख गया होगा। हाँ वही 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 वही, अलग अलग सर्कल दिखाई दे रहे हैं ना, बीच में सेंटर में अर्थ है, वो वाला। अच्छा, अब बात ऐसी है कि अगर आपका सैटेलाइट, अगर अर्थ के आजू बाजू घूम रहा है, तो उस सैटेलाइट के घूमने का कुछ टाइम पीरियड भी तो होगा, बराबर है ना। सैटेलाइट जिस वेलोसिटी से घूम रहा है उसको वीसी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है gm/r। बस हम क्रिटिकल वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, 2πr/t। सोच के देखो, क्योंकि आप जानते हो अगर ये अर्थ है और अगर ये ऑर्बिट है जिसमें आपका सैटेलाइट घूम रहा है, तो अर्थ के सेंटर से उस ऑर्बिट का डिस्टेंस r है। तो अगर आप वेलोसिटी का सबसे सादा फॉर्मूला जानते हैं तो वो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर कोई सैटेलाइट किसी ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहा है तो उसका डिस्टेंस होगा सरकमफ्रेंस अपॉन टाइम, यानी कि टाइम पीरियड। तो क्या हम ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी का? पहला वाला फॉर्मूला हमने अभी अभी डिराइव किया, दूसरा वाला फॉर्मूला हमने बेसिक अपनी नॉलेज से लिखा। तो अगर हम ये पता लगाना चाहते हैं कि हमारे सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या है, तो क्यों ना इन दोनों फॉर्मूले को हम इक्वेट कर दें। यानी कि आप करेंगे gm/r इक्वल टू 2πr/t। क्योंकि आप टी में इंटरेस्टेड है तो सबसे पहले काम करें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स कर लें। ऐसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स करके भी आपका काम हो जाएगा। gm/r 4π² t स्क्वायर। अब टी स्क्वायर को एक जगह पे ले लीजिए, 4π²r³ और फिर आप टी को यहां पे रूट भेज दीजिए, 4π²r³ आप रूट के बाहर टी निकाल 4π निकाल सकते हैं। 4π को अगर आप रूट के बाहर निकालेंगे तो 2π बचेगा, अंदर आपके पास बचेगा r³/gm। ये आ गया आपके टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला। अब बस टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको किस बात की जरूरत है? टाइम पीरियड निकालने के लिए खाली आर की जरूरत है। अगर किसी ने आपको बता दिया कि आपका आर क्या है, आर मतलब r+h, यानी कि आपको रेडियस तो पहले से ही पता है 6400 किलोमीटर, उसके ऊपर आपकी हाइट कितनी है, अगर वो किसी ने आपको बता दिया तो आपको छोटा आर मिल जाएगा। वो छोटा आर आप यहां पे पुट करें, कैपिटल जी की वैल्यू आपको पता है, कैपिटल एम यानी कि मास ऑफ द अर्थ आपको पता है, 2 और पाई आपको पता है, आर आपको पता है, आप उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड इजीली निकाल सकते हो। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? चेक कर लो। डिड यू गेट दिस? पक्का?
टाइम पीरियड है क्या वैसे? आपके सैटेलाइट को पूरा चक्कर काटने में कितना टाइम लगा, है ना? अर्थ के आजू बाजू आपका सैटेलाइट घूमी घूमी कर रहा है ना। तो जैसे अर्थ का टाइम पीरियड क्या होता है, अर्थ का टाइम पीरियड होता है 365 डेज, हमने ये डिस्कशन किया था लास्ट टाइम। वैसे सैटेलाइट का भी तो कुछ टाइम पीरियड होगा, क्योंकि वो अर्थ के आजू बाजू घूम रहा है ना। तो वो अर्थ से जितनी भी दूरी पे है, यानी कि आर पे, बस वो यहां पे पुट करो, आपका काम हो जाएगा। पर क्या हम टाइम पीरियड के फॉर्मूले को थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल मॉडिफाई कर सकते हैं। कल परसों हमने जीएच की वैल्यू निकाली थी, दैट इज कॉल्ड एज जीएम अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर, अगर आपको याद आएगा। क्या कोई बता सकता है व्हाट इज दिस स्मॉल जीएच? अगर कोई रिवाइज करके आया है, ये छोटा जीएच क्या है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यस, एट हाइट एच। एल्टीट्यूड वाला फॉर्मूला बराबर नहीं कर, ये जो हम फॉर्मूले निकाल रहे हैं, ये फॉर्मूले सिर्फ अर्थ के लिए वैलिड है, ठीक है? यहां पे अगर मास आप अर्थ का पुट करेंगे तो अर्थ का काम करेगा। हाँ जी। तो अगर मैं यहां से जीएम का फॉर्मूला निकालूं तो वो क्या आएगा? जी एच आर प्लस एच द होल स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल सही। तो क्या मैं नीचे यहां पे पुटअप कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे पुटअप करूंगा देखो, आई कैन राइट 2 पाई अंडर रूट, ऊपर आर क्यूब को मैं लिख रहा हूं आर प्लस एच द होल क्यूब डिवाइडेड बाय जीएम को मैं क्या लिखूंगा? जी एच आर प्लस एच द होल स्क्वायर। तो यहां पे मैं लिखूंगा जी एच आर प्लस एच द होल स्क्वायर, यहां से होल स्क्वायर और ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई अंडर रूट आर प्लस एच अपॉन जी एच। ये आपके टाइम पीरियड का एक और फॉर्मूला हो सकता है, या फिर 2 पाई अंडर रूट आर प्लस एच को छोटा आर लिख सकते हो, ये एक और फॉर्मूला हो सकता है। सिर्फ सब्स्टिट्यूशंस करके फॉर्मूले निकाले जा रहे हैं। इज इट डन? पक्का आया समझ में? यस। अब अगर आप बात करते हो बाइंडिंग एनर्जी की, सो बाइंडिंग एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब जब आप बाइंडिंग एनर्जी निकालोगे तो आप हाफ एम वी सी स्क्वायर पुट करके भी निकाल सकते हो, और ये तो आपके पास था जी एम एम अपॉन आर। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता है तो बाइंडिंग एनर्जी तब निकाली जाती है जब सैटेलाइट ने अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को बाय बाय बोल दिया। पर अगर सैटेलाइट ने अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को बाय बाय बोल दिया तो उस वक्त उसके पास एस्केप वेलोसिटी नहीं होती, उस वक्त उसके पास क्रिटिकल वेलोसिटी होती है। क्योंकि जब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को बाय बाय बोल देता है, तब वो किसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूमी घूमी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसलिए हम अभी काइनेटिक एनर्जी में वी नहीं वी सी पुट कर रहे हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ एम, क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने अभी अभी निकाला था, राइट? व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ जीएम अपॉन छोटा आर भी लिख सकते हैं, स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आएगा हाफ एम जी एम अपॉन आर माइनस जी एम अपॉन आर। अगर आप इसको माइनस करेंगे
तो बाइंडिंग एनर्जी का आपको फाइनल फॉर्मूला मिलेगा -12 Gmm/r. दिस इज योर फॉर्मूला फॉर बाइंडिंग एनर्जी. डोंट फॉरगेट बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है. एंड डोंट फॉरगेट कि मैंने यहां पे बाइंडिंग एनर्जी में क्रिटिकल वेलोसिटी का इस्तेमाल क्यों किया. क्रिटिकल वेलोसिटी का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि आप बाइंडिंग एनर्जी तब निकालते हैं, लिख देता हूं मैं यहां पे आप लोगों के लिए ताकि बाद में आपको इसका इश्यू नहीं होगा. वी कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी व्हेन सैटेलाइट is out of Earth's gravitational pull. यानी कि क्या, यानी कि it has VC. इसलिए अपन ने यहां पे VC पुट किया. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो आप पहले से ही जानते हो, -Gm/r. VC की जगह पे ये वैल्यू पुट की हमने, अभी भी निकाली थी ऊपर, माइनस करोगे बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आ जाए. डन विद द बाइंडिंग एनर्जी. यस, इतना बाइंडिंग एनर्जी आपको लगाना पड़ेगा. सो सबसे पहले तो आपने एस्केप वेलोसिटी के बारे में समझा. उसके बाद आपने ये समझा कि हमने यहां पे इक्वल टू 0 इसलिए किया ताकि हम एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सके. प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट में हमने ये समझा कि जाता तो एस्केप वेलोसिटी के साथ है, बट जब पहुंच जाता है तब उसके पास वीसी नाम की क्रिटिकल वेलोसिटी होती है जिससे उसको टर्न करके सर्कुलर ऑर्बिट में घुमाया जाता है. इसलिए हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर किया और हमने वीसी का वैल्यू निकाला, √Gm/r. उसके बाद हमने टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट निकाला. 2 लाइन का डेरिवेशन है. ये क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ये दूसरा क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है. दोनों को इक्वेट किया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया. बस टाइम पीरियड में थोड़ा एक सब्स्टिट्यूशन किया है GH के फॉर्मूले का, जिससे और 2 फॉर्मूले आपको मिल सकते हैं. उसके बाद हम वापस बाइंडिंग एनर्जी के पास आए और इस बार हमने बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए एस्केप वेलोसिटी नहीं पुट किया, क्रिटिकल वेलोसिटी पुट किया. अगर आप यहां पे एस्केप वेलोसिटी पुट करके निकालने की कोशिश करोगे तो अभी जब मैंने यहां पे सॉल्व करके आपको दिखाया था, 0 प्रूव करके दिखाया था मैंने आपको. इसलिए अब आपने यहां पे क्या पुट किया, क्रिटिकल वेलोसिटी. क्रिटिकल वेलोसिटी पुट करने का फायदा यह है कि क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिसने जो आपके पास अभी है जब आप अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को पार करके निकल लियो. इसलिए आपने उसको यहां पे पुट किया. फाइनल आंसर आपके बाइंडिंग एनर्जी. इज इट डन? पक्का? Everybody is understanding this thing. बहुत ही बढ़िया. Now we have to discuss one more thing, which is called as weightlessness. Weightlessness in a satellite. वेटलेसनेस कंडीशन आपने अपने रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस की हो सकती है. यानी कि जब आप लिफ्ट वगैरह में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो जब सडनली लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है या सडनली लिफ्ट नीचे की तरफ आती है, या कभी आप ऐसे गोल गोल झूले में बैठे होंगे और ये झूला यहां से नीचे की तरफ जब आता है तो पेट में कैसा तो होता है,
या फिर वो झूला यहां से जब ऊपर की तरफ जाता है तब ऐसा वेटलेसनेस, ऐसा हल्का हल्का महसूस होता है। हैव यू गॉन थ्रू दिस सिचुएशन? यही वेटलेसनेस कंडीशन सैटेलाइट में भी महसूस होती है। क्यों? सैटेलाइट में ऐसा क्यों महसूस होता है? लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, जरा उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आप किसी सरफेस पे खड़े हो तो आप उस सरफेस पे नीचे की तरफ वेट लगा रहे हो और सरफेस आपके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। नॉर्मल रिएक्शन जिसको आप बोलते हो एन। इस बात की चर्चा हमने लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में की हुई है कि आप जमीन पे वेट लगाते हो, जमीन आप पे नॉर्मल रिएक्शन लगाती है। अगर ऐसा हो कि आप एक लिफ्ट में हो, ठीक है, और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है किसी एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से, तो अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो आप पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो होगा N माइनस mg। क्यों N माइनस mg क्यों लिखा मैंने? N माइनस mg मैंने इसलिए लिखा, लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी टेकन एज हेवियर फोर्स एंड mg विल बी टेकन एज लाइटर फोर्स। आप देख सकते हैं दोनों के दोनों एरोज ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ये दोनों के दोनों एरोज ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो n को बड़ा माना जाएगा, mg को छोटा माना जाएगा, इसलिए n माइनस mg करेंगे, दोनों वेक्टर को सबट्रैक्ट करेंगे। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि f कितना है, f इज ma, ये होगा n माइनस mg। तो आपका नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, ma प्लस mg। नॉर्मल रिएक्शन वो चीज होती है जो आप फील करते हैं। फील करने का मतलब, अगर आपको आपके वजन को फील करना है तो वो फीलिंग आपको नॉर्मल रिएक्शन दिलाता है। अब अगर आप ऊपर जाते समय नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू चेक करेंगे तो आपके वजन में ma ऐड हो गया है, यानी कि आपको जो फीलिंग आएगी वो आएगी भारीपन की। भारीपन का मतलब आपको हैवी हैवी महसूस होगा जब आपका लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब समझो, सेम केस को इमेजिन करो कि आप एक लिफ्ट के अंदर बैठे हो, नीचे आपकी mg लग रही है, ऊपर आपका नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और लिफ्ट नीचे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन। तो अब आप फोर्स की इक्वेशन कैसे लिखोगे बताओ? अगर लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है तो कौन से फोर्स में से कौन सा फोर्स माइनस करोगे बोलो? अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही थी तो मैंने क्या लिखा था, ऊपर की तरफ जा रहा है तो कौन सा एरो मार्क ऊपर है, n ऊपर है, तो n माइनस मैंने mg लिखा। अब अगर लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है तो मुझे क्या लिखना चाहिए बताओ? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, mg माइनस n लिखना चाहिए। बराबर है, बराबर है। और अगर mg बराबर मैंने ma पुट किया, यानी f बराबर मैंने ma पुट किया और ये आपका mg हो गया, तो यहां से n की वैल्यू कितनी आती है? n की वैल्यू आएगी mg माइनस ma। आप साफ साफ देखते हो कि mg में से कुछ घट रहा है, ma mg में से माइनस हो रहा है। mg क्या है? आपके खुद का वजन। अगर आपके वजन में से कुछ माइनस हो रहा है तो आपको कैसा फील होगा? हल्का फील होगा कि हैवियर फील होगा? आपको लाइटर फील होगा।
नॉर्मल रिएक्शन आपको फीलिंग देता है। और समझो गलती से अगर a बराबर g हो गया तो n की वैल्यू 0 आ जाएगी। यानी कि अगर लिफ्ट की रफ्तार नीचे आने की 9.8 मीटर प्रति सेकंड की रही तो ये दोनों चीजें एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, n बराबर 0 होगा, यानी कि आपको वेटलेसनेस फील होगा, है ना। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके अंदर कोई वजन ही नहीं है, आपको ऐसा फील होगा जैसे आपका कोई वेट ही नहीं है। इसलिए जब भी आप किसी लिफ्ट में ट्रैवल करते हो, लिफ्ट वाले इस बात की कोशिश रखते हैं कि उनकी नीचे आने की रफ्तार 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर ना हो। वरना अगर किसी भी लिफ्ट में इस तरह का एक्सेलरेशन मेंटेन किया गया जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ जैसा दिखता है, तो ये इक्वेशन एक दूसरे को कैंसिल करता है और आपको लाइटर फील नहीं करवाता, आपको ऐसा फील करवाता है जैसे आप हो ही नहीं। पहली बात तो ये दो एग्जांपल्स आपको समझ में आ रहे हैं, कब हेवियर महसूस होगा और कब हल्का महसूस होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? यहां पे मैंने n माइनस एम जी क्यों किया और मैंने यहां पे एम जी माइनस एन क्यों किया? क्या आपको समझ में आ रहा है कि एम जी माइनस एम ए करने से यह समझ में आता है कि ये आपका वेट है और वेट में से कुछ माइनस हो रहा है। अगर वेट में से कुछ माइनस हो रहा है तो हल्का महसूस होगा, पर जो माइनस हो रहा है अगर वो a इज इक्वल टू जी हो गया तो एम जी बराबर एम जी हो जाएगा ना। तो n बराबर क्या आएगा? एम जी माइनस एम जी, यानी कि 0। यानी कि आपको नॉर्मल रिएक्शन 0 है का क्या मतलब है? आपको हल्का फील होगा नहीं, आपको ऐसा फील होगा आप हो ही नहीं। आर यू गेटिंग दिस फैक्ट? सब लोग को ये बात समझ में आ गई? पक्का? अभी लिफ्ट से सैटेलाइट में जाने के लिए तैयार हो क्या? अभी लिफ्ट से जाते हैं सैटेलाइट में, ठीक है। अभी देखो क्या होता है। अभी लिफ्ट से खुद को सैटेलाइट पे इमेजिन करो, ये अपना अर्थ है और ये अपना सैटेलाइट का ऑर्बिट है। सैटेलाइट जो है वो अर्थ की तरफ g इज इक्वल टू 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से अगर आना शुरू हो गया, फ्री फॉल करना शुरू हो गया, या वो उसके ऊपर इतना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, तो ये लिफ्ट की जैसे सिचुएशन हो गई ना। जैसे लिफ्ट नीचे आ रहा था वैसे सैटेलाइट नीचे आ रहा है। तो अगर आप इस सैटेलाइट पे बैठ जाओगे तो आपको वेटलेसनेस फील होगा कि नहीं होगा? सेम सिचुएशन लगा लो, लिफ्ट वाली सिचुएशन लगा लो, बराबर है या नहीं है? इसलिए कहा जाता है कि आप अगर स्काई डाइविंग कर रहे हो या आप किसी पर्टिकुलर जगह से ऐसे जंप कर रहे हो तो आपको अपनी बॉडी का वजन ही फील नहीं होगा। आपको अपनी बॉडी का वजन इसलिए फील नहीं होगा क्योंकि आप जिस एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहे हो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है, और इस वजह से आपको जो नेट नॉर्मल रिएक्शन आपके ऊपर लगता है इस इक्वेशन के हिसाब से 0 लगता है। इसलिए आपको वेटलेसनेस फील होता है। याद रखिए, नॉर्मल रिएक्शन इज द फीलिंग। वजन की फीलिंग को नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। किसी बच्चे का डाउट ये है कि सर क्या हमारा वेट 0 हो जाता है? मैंने ये नहीं कहा हमारा वेट 0 हो जाता है, हमारा वेट 0 नहीं होता। वेटलेसनेस का मतलब ये नहीं है कि आपका वजन 0 हो जाएगा। वेटलेसनेस का मतलब ये है कि आपको ऐसा फील होगा और वो फीलिंग आपको नॉर्मल रिएक्शन दिलाता है। इज इट क्लियर? डन? पक्का? बहुत ही बढ़िया। मैंने जो होमवर्क दिया है वो जरूर करिए। नेक्स्ट लेक्चर में आके हम ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स चेक करेंगे, एस्केप वेलोसिटी, उसके बाद जितने भी फॉर्मूलेज आज पढ़ाए हैं सारे के सारे एक बार वापस रिवीज देख के आएंगे, पोटेंशियल एनर्जी देख के आएंगे, फिर ही नेक्स्ट लेक्चर में आना है। उसके पहले नेक्स्ट लेक्चर में आओ मत, आपको न्यूमेरिकल कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आज जितने भी मैंने चीजें समझाई हैं कृपया करके उनको अच्छी तरह से देख के समझ के आइए। नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट लेक्चर में आके डाउट पूछिए, पर बिना पढ़े नहीं आना। सिंपल सिंपल चीजें हैं, बस थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना है दिमाग में, एक बार पढ़ना है आपको समझ में आ जाएगा। इज दैट क्लियर विद एवरीबॉडी? डन?
मिलते हैं अगले लेक्चर में। चलो बाय।